चुनाव में गिनकर 210 दिन बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नई दिल्ली में कल मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को बुलाने से पहले क्या सोचा गया? बेंगलुरु में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक बंद कमरे में बैठे हैं। क्यों? देश में 46 साल बाद एक ऐसा चुनाव होने वाला है जहां दो मजबूत गठबंधन बनेंगे और एक एक सीट सोचकर दोस्त सेलेक्ट किए जा रहे हैं। 543 सीटों पर दोस्त चुनने में इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है क्योंकि यह पता है कि दुश्मन कौन होगा। अगर यूपी से ओपी राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद को रखा गया है तो इन्हीं का सिलेक्शन क्यों हुआ? यूपी से ही राहुल ने अखिलेश को बुलाया, मायावती को क्यों नहीं बुलाया? एनडीए की मीटिंग में पवन कल्याण को बुलाया गया, चंद्रबाबू को इनविटेशन क्यों नहीं गया? पंजाब में सुखबीर बादल से बात तो हुई लेकिन बुलावा नहीं गया, क्यों? राहुल गांधी ने डीएमके के दो नेताओं स्टालिन और टीआर बालू को अपने बगल में बिठाया है, क्यों? 24 का चुनाव जीतने के लिए 5 चीजें चाहिए: नेता, नैरेटिव, एक बैनर जिसके तले सब लड़ें, एक जगह जहां बैठकर सब प्लान करें और एक नीति यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बेंगलुरु के बंद कमरे में इस वक्त क्या फाइनल हो रहा है जिसे नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले ही फाइनल कर दिया है? कैमरे पर जो बातें न जेपी नड्डा बता रहे हैं, न खड़गे बता रहे हैं, न राहुल गांधी बता रहे हैं, वो हम इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। चौबीस के लिए 2 टीमें बन रही हैं, टीम ए और टीम बी। 2 टीमों के 2 कैप्टन सिलेक्ट हो गए हैं। पहली टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी टीम की कैप्टेंसी राहुल गांधी के पास है। टीम ए का मोटो है मोदी लाओ, टीम बी का मोटो है मोदी हटाओ। टीम ए का टारगेट है 350 और टीम बी के लिए 272 का टारगेट सेट हुआ है। पहली टीम अपना पहला वार्म अप मैच 18 जुलाई को दिल्ली में खेलेगी। इनवाइटी लिस्ट में 38 नाम हैं। टीम बी ने एक प्रैक्टिस मैच पटना में खेल लिया, दूसरा प्रैक्टिस मैच बेंगलुरु में चल रहा है। इनवाइटी लिस्ट यहां भी लंबी है, लिस्ट में कुल 26 नाम हैं। सस्पेंस वाले प्लेयर पहुंच गए, लेकिन सारे इनवाइटी अभी बेंगलुरु नहीं पहुंचे हैं। टीम बी के कैप्टन और कोच सबकी धुकधुकी बढ़ी हुई है। मुंबई में जो होगा उसका असर 2024 के पूरे टूर्नामेंट पर पड़ेगा। ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। टीम ए के सिलेक्टर खुद नरेंद्र मोदी हैं। टीम बी को अपना सिलेक्टर अभी तय करना है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार या लालू यादव। टीम बी का चीफ सिलेक्टर कौन होगा? दावेदार कम से कम 4 हैं। सोनिया गांधी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो सारे दावेदार किनारे हो गए। टीम बी में इस बात की पूरी संभावना है कि सोनिया गांधी को ही चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और सोनिया गांधी अलायंस की कन्वीनर। अपोजिशन पॉलिटिक्स का पूरा दायरा सिमट कर
फिर से गांधी परिवार के द्वार चला आया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। टीम सिलेक्शन दो तरह से होता है। एक सिलेक्शन होता है जोन वाइज। ऐसे सिलेक्शन में सिलेक्टर हर जोन से प्लेयर उठाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले ऐसा ही होता था। दूसरी तरह के सिलेक्शन में बेस्ट प्लेयर चुना जाता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती है कि मोदी बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। फाइनल मैच 2024 में होगा। उससे पहले वार्म अप मैच होंगे, कुछ लीग राउंड के मैच होंगे, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होंगे, फिर मई 2024 में फाइनल टूर्नामेंट होगा। मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। राजनीति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर कांग्रेस लगवाती है। बेंगलुरु में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पोस्टर भी कांग्रेस ने लगवाए हैं। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट होने तक सस्पेंस बनाकर रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही अपोजिशन की मीटिंग में जाने की हामी भरी, बेंगलुरु में कुछ ही मिनटों के अंदर उनके पोस्टर लग गए। राहुल गांधी ने कम से कम इतना तो किया है कि केसीआर की ओर शिफ्ट हो रहे दो नेता वापस कांग्रेस की ओर आ गए। एक हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरे हैं अखिलेश यादव। केजरीवाल से दिल्ली और पंजाब के 20 सीटों का इक्वेशन सेट होता है और अखिलेश यादव का दावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का है। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी कांग्रेस की टीम में आ गए हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका नेतृत्व मिलता है लोगों को। सभी पार्टियों को समान तरीके से इज्जत के साथ लिया जाएगा, तब रास्ता निकलेगा। 130-135 करोड़ लोगों में इस देश में जहां इतना गुणवान लोग हैं, इतना टैलेंट है, या हम ये सोचें कि एक ही आदमी इस लायक है जो प्रधानमंत्री बन सके, बहुत लोग मिल जाएंगे। उसी तरह से बहुत पार्टीज में अनुभव के साथ जिन्होंने बड़े बड़े पद संभाले हैं, ऐसे नेता हैं और उन्हीं में से चुनाव होगा। बेंगलुरु में लगे पोस्टर के फर्स्ट रो में कांग्रेस के 3 नेता हैं। इनमें भी सेंटर में सोनिया गांधी हैं। सेकंड रो नीतीश कुमार से स्टार्ट होता है, फिर स्टालिन आते हैं, ममता बनर्जी आती है, फिर लालू, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का नंबर आता है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता थर्ड रो में रखे गए हैं। उनके बाद दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं को जगह मिली है। बेंगलुरु में जुटे नेता आज बार बार टीवी ऑन करते रहे, मोबाइल खोलकर खबरें पढ़ते रहे। जानते हैं क्यों? एनसीपी के चीफ शरद पवार बेंगलुरु में हो रही नेशनल पॉलिटिक्स के सीन से आउट हैं।
शरद पवार अभी मुंबई समेट रहे हैं। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ कि अजित पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे। यह तब हुआ जब महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार का गुट केवल 14 विधायकों के साथ अलग थलग पड़ गया। अक्टूबर 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी के 54 विधायक जीते थे। एक विधायक का निधन हो गया। नवाब मलिक जेल में हैं। इस तरह एनसीपी के कुल 52 विधायक बचे। विधानसभा में शरद पवार गुट के साथ 14 विधायक बचे, यानी 38 विधायक अजित पवार के साथ है। अजित पवार के पास पावर है, विधायकों का सपोर्ट है, फिर भी वो चाचा के सामने समझौते का प्रस्ताव रख रहे हैं। अब समझ लीजिए कि अजित पवार का ऑफर क्या है। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद के साथ कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष पद अजित पवार के पसंदीदा व्यक्ति को दिया जाएगा। केवल जो मंत्रिमंडल में काम करने वाले जो मंत्री हैं, उनके साथ मैं और सुनील तटकरे जी आए थे और आज बाकी के विधायक, क्योंकि कल रविवार था, विधायक आज ही यहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ इसलिए पहुंचे हैं और जो भी विधायक यहां मुंबई पहुंचे थे उनको यहां पर उनके साथ माननीय अजित पवार साहब और मैं और सुनील तटकरे जी पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। शरद पवार ज्यादा बोलकर पॉलिटिक्स करने वाले लीडर नहीं हैं। वो कम बोलते हैं, नाप तौल कर बोलते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पवार की बातों का जो मतलब निकाला जाता है उसका मतलब कुछ और ही होता है। क्या पवार अपोजिशन कैंप को गच्चा देंगे? पवार बेंगलुरु जाएंगे या दिल्ली आएंगे? शरद पवार के करीबियों का कहना है कि पवार 18 जुलाई को बेंगलुरु जाएंगे और पूरे दिन विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर 24 की स्ट्रेटजी बनाएंगे। शरद पवार के पास नंबर नहीं है, नंबर अजित पवार के पास है। इसी तरह ठाकरे के पास नंबर नहीं है, नंबर एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन महाराष्ट्र में पॉपुलर तो शरद पवार और ठाकरे ही हैं। अजित पवार से कंपेयर करेंगे तो शरद पवार हमेशा 21 ही साबित होंगे। इसी तरह एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को कंपेयर करेंगे तो उद्धव ठाकरे हमेशा भारी पड़ेंगे। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में सर्वे कराया गया तो ये पता चला कि अगर अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी प्लस शिवसेना शिंदे प्लस एनसीपी अजित पवार की महायुति को 41.19% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस प्लस शिवसेना उद्धव प्लस एनसीपी शरद पवार के महाविकास अघाड़ी को 45.36% वोट शेयर मिल सकता है। अन्य के खाते में 13.45% वोट जा सकता है। अजित पवार का बार बार शरद पवार से मिलना शरद पवार की पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदेह है। इससे सीनियर पवार के भरोसे को डेंट लगता है। समझ तो शरद पवार भी रहे हैं लेकिन अभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में अभी विधायकों का नंबर गेम चल रहा है। पब्लिक का नंबर गेम चुनाव में सामने आएगा, लेकिन तब हर तरह के इक्वेशन को चेंज करने के लिए नरेंद्र मोदी भी मैदान में होंगे। टीम बी की स्ट्रेंथ बेंगलुरु में दिख चुकी है। टीम ए की स्ट्रेंथ दिल्ली में दिखेगी। जेपी नड्डा ने 18 जुलाई की बैठक में 38 दलों के शामिल होने का दावा किया है। नड्डा ने 38 दलों के नाम नहीं बताए, लेकिन हाल की सियासी मेल मुलाकात के बाद पार्टियों के नाम जाहिर हो चुके हैं। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो यह कंफर्म हो गया कि चिराग पासवान भी एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे।
ओम प्रकाश राजभर भी अमित शाह से मिल चुके हैं, वो भी एनडीए की मीटिंग में आएंगे। अपना दल सोनेलाल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी, इन 3 दलों को साथ लेकर बीजेपी ने यूपी विजय का फॉर्मूला बनाया है। बिहार की 40 सीटों के लिए बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को साथ लिया है। इसके साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को जोड़ा गया है। दिल्ली में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस के साथ मंच शेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र का अलायंस ऑपरेशन पहले ही हो चुका है। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो फाड़ हो गई हैं। शरद पवार को यूपीए से एनडीए में लाने के प्रयास अभी जारी रहेंगे। एक और ऑपरेशन कर्नाटक में चल रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने वाले जेडीएस को एनडीए में लाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। कांग्रेस का ये कहना सही है कि एनडीए के आधे दलों के पास एक भी सांसद नहीं है, मगर संख्या बल को देखें तो यूपीए या पीडीए के सारे दलों को मिला दें तो भी बीजेपी की आधी सीटें नहीं होती हैं। नंबर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परसेप्शन सेट करने वाली मीटिंग है। बेंगलुरु में अगर 26 दल जुटे हैं तो दिल्ली में नड्डा और शाह 38 दल जुटाएंगे। बाकी चुनाव तो नरेंद्र मोदी संभाल लेंगे। दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान से पार हो गई है और आज आधी रात के बाद